नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज ये संविधान का दूसरा भाग होगा। इसके पहले आपका जो पहला भाग हो चुका है, तो आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो स्टेप बाय क्या है आपको संविधान देखना पड़ेगा, उसके बाद क्या है नोट करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका संविधान का भाग दूसरा होगा। इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो कल मैंने पढ़ाया है कि प्लासी का युद्ध हुआ है, तो 20 जून 1756 को काल कोठरी घटना होती है। फिर 23 जून 1756 को प्लासी का युद्ध होता है। फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। तो उन्हीं युद्धों के बाद से तो उसके बाद क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, और इसी के तहत 1774 में कोलकाता में क्या कहते हैं प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके प्रथम जज कौन बनाए जाते हैं? सर एलिजा इम्पे। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट आते हैं, भारत शासन अधिनियम आते हैं। तो भारत शासन अधिनियम में जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। और इसके पहले जो 1909 में है मार्ले मिंटो सुधार, इसे भारतीय सांप्रदायिकता का क्या जनक माना जाता है। इसी के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या फूट डालो और राज करो के नाम से क्या है इसे जाना जाता है। और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, प्रांतों में सबसे पहले द्वैत शासन, फिर 1935 में क्या हुआ है वो केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। फिर कैबिनेट मिशन आया है 1946 में, जिसके सदस्य होते हैं लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस होते हैं, एवी एलेक्जेंडर होते हैं और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं। ये 3 लोग होते हैं। उसी के आधार पर क्या है भारतीय संविधान का गठन किया जाता है, और उसी की हम आज चर्चा करेंगे। और स्वतंत्रता के बाद और संविधान के गठन के पहले एक मंत्रिमंडल बना है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे पहले लिखा है जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या थे? ये थे आपके विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन ये आप सभी बच्चे जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद हैं, सॉरी ये चाचा नेहरू हैं, ये भारत के प्रथम क्या हुए हैं? ये भारत के प्रथम क्या हुए हैं? ये पीएम हुए हैं और विदेश मंत्री हुए हैं। फिर सरदार पटेल, ये कौन है? ये गृह मंत्री भी रहे हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्री क्या रहे हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हैं। फिर राजेंद्र प्रसाद क्या रहे? ये खाद्य मंत्री रहे। राजेंद्र प्रसाद क्या रहे हैं? खाद्य मंत्री रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पूरा नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेना इसको, कि भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री कौन हुए हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी ये पुस्तक है। और इंडिया डिवाइडेड ये किसकी है? ये राजेंद्र प्रसाद की है। और चाचा नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो चाचा नेहरू क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। अगर हम बात करें भारत की जो मिसाइल मैन है वो है एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी भी एक पुस्तक है विंग्स फायर। क्या है उनकी? विंग्स फायर। तो दोनों अलग व्यक्ति हैं। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, वो आपके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। वो आपके मिसाइल मैन हैं जो क्या है अभी हाल ही में ख़त्म हुए 3-4 साल पहले, और ये आज़ादी के समय ये रहे हैं। और राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष के पद पे रहे हैं ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहे हैं। जॉन मथाई क्या हुए हैं? ये प्रथम रेल मंत्री हैं। जगजीवन राम पहले श्रम मंत्री हैं। सरदार बलदेव सिंह ये पहले रक्षा मंत्री हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये पहले कानून मंत्री रहे हैं। और राजकुमारी अमृत कौर ये पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये उद्योग मंत्री रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? तो आपको याद रखना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सर्वप्रथम मंत्रिमंडल से क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। आगे देखें, BN गाडगिल ये ऊर्जा मंत्री रहे हैं। और रफ़ी अहमद किदमाई ये संचार मंत्री रहे हैं। RK षणमुखम चट्टी ये भारत के पहले क्या रहे हैं? वित्त मंत्री रहे। तो ये आपके हो गए। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा शिक्षा मंत्री आपको याद रखना है, और रेल मंत्री भी आपको क्या है याद रखना है। तो ये आपका हो गया रेल मंत्री। शिक्षा मंत्री हो गया, और राजेंद्र प्रसाद हो गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, जब ये आपका मंत्रिमंडल तैयार हो गया
तो इतने बड़े भारत देश में राज कैसे किया जाए, तो छोटी छोटी रियासतें रही हैं। लगभग जो टोटल रियासतें थीं ये लगभग 650 के आसपास रियासतें रही हैं। धीरे धीरे सबका एकीकरण किया गया है और उन एकीकरण में 389 सीटें बनी हैं, जिनमें से 296 क्या हुई हैं, ये प्रांतों में बांटी गई हैं और देशी रियासतों को क्या है 93 में बांटा गया है। अब इसमें प्रांतों में चुनाव होता है, तो चुनाव में जब देखते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं और अन्य पार्टी को 15 सीटें मिलती हैं। तो 208 कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य पार्टी को 15, और देशी रियासतों के लिए अलग से 93 सीटें क्या है ये फिक्स कर दी गई हैं। अब इसके बाद जब इसमें मुस्लिम लीग को कम सीटें मिलती हैं तो ये लोग क्या इसका बहिष्कार करते हैं। इसीलिए 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मनाया गया कब, 1946 में। किसके द्वारा, तो ये मनाया गया है मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। क्वेश्चन 2 पूछेगा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कब मनाया गया 1946 में, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इनको वोटें कम मिली हैं, इनको सीटें कम मिली हैं, इसलिए इन्होंने क्या है विरोध किया। और इसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान और इंडिया क्या है ये बढ़ जाता है। और प्रारंभ में जो भारतीय संविधान का गठन होता है तो इसमें 389 सदस्य यहाँ पर भी होते हैं। 389 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के जितने भी सदस्य, भारतीय संविधान बनाने के लिए जितने सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, उन सभी सदस्यों की जो संख्या रही है 389 रही है। लेकिन पाकिस्तान के विभाजन के बाद उन सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, 299। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के बनने में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रही है, तो प्रारंभ में 389 रही है, लेकिन पाकिस्तान के विभाजन के बाद इनकी संख्या 299 हो जाती है। और इन 299 में महिलाओं की संख्या कितनी होती है, 15। तो 15 आपकी क्या होती हैं, ये महिलाएं होती है, फीमेल होती है। आपको याद रखना है भारतीय संविधान का जो गठन हुआ है उनमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी रही है, 299 रही है। और उन 299 में महिलाओं की कुल संख्या कितनी रही है, ये 15 रही है। और इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान बनाने के लिए प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब होता है बैठक, तो भारतीय संविधान बनाने के लिए पहली बैठक कब हुई है, तो ये आपकी हुई है 9 दिसंबर 1946 को होती है। और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे बनाया गया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ नीचे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर से 2 दिन बाद क्या है स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इन्हें 2 दिन के लिए क्यों बनाया गया, क्योंकि जितने भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं सभी सदस्यों में सच्चिदानंद जो हैं सबसे सीनियर थे। तो इनके सम्मान के लिए इन्हें 2 दिन का क्या बना दिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इस बैठक को जो है बहिष्कार किया गया, क्वेश्चन यह लिखा मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। क्वेश्चन ये आएगा कि भारतीय संविधान बनाने के लिए जो पहला अधिवेशन हुआ है इसका बहिष्कार किसने किया है, मुस्लिम लीग ने किया। किसने किया है, मुस्लिम लीग ने किया है। एक पॉइंट और बढ़ा लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो संविधान बनना शुरू हो गया है, एक और है बी.एन. राव। बी.एन. राव, तो बेनेगल नरसिंह राव, क्या नाम है इनका, बेनेगल नरसिंह राव, ये भारत के जो संविधान बना है तो इसके सलाहकार थे। ये क्या थे, ये सलाहकार। तो जो भारतीय संविधान का गठन हुआ है उसमें सलाहकार की भूमिका किसने निभाई है, बी.एन. राव। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। अब देखिए 9 अगस्त 1946 है। अब यहाँ पे 9 दिसंबर, और यहाँ पे 11 दिसंबर 1946, केवल 2 दिन का अंतर है। कितना, 2 दिन का अंतर है। और 2 दिन के बाद फिर से बैठक होती है, और ये बैठक आपकी क्या है, ये दूसरी बैठक होती है। और प्रथम स्थायी अध्यक्ष क्या है आपके, प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के ये प्रथम स्थायी अध्यक्ष होते हैं। और प्रथम अस्थायी कौन होते हैं,
सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी बैठक में एच.सी. मुखर्जी को क्या है, उपाध्यक्ष बनाया गया, और ये भारत के क्या है, प्रथम उपाध्यक्ष। तो आपको याद रखना है कि भारत के पहले जो उपाध्यक्ष कौन हुए हैं, ये एच.सी. मुखर्जी। कौन हुए हैं, एच.सी. मुखर्जी। ये भारत के पहले क्या हैं, ये उपाध्यक्ष है, संविधान सभा के हैं। और संविधान सभा के सलाहकार कौन है, बी.एन. राव। कौन है, बी.एन. राव। फिर देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को ये आपका जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कौन सा प्रस्ताव लाया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया है, लेकिन इसे पारित नहीं किया गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव चाचा नेहरू के द्वारा, यहाँ चाचा लिखा हुआ है, चाचा का मतलब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या फिर उद्देशिका को लाया जाता है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। और इसे स्वीकार किया गया लगभग 1.5 महीने बाद, और वो तारीख आपकी क्या है, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा, चाचा नेहरू के द्वारा। और इसे स्वीकार कब किया गया है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अब हम देखेंगे, यहाँ लिखा है 22 जुलाई 1947, ये लिखा है आपका 22 जुलाई 1947। अब 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ है, चौथा अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है, चौथा अधिवेशन होता है। और राष्ट्रीय झंडे को, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा झंडा है, इसे राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन आएगा कि तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब स्वीकार किया गया है। आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947। कौन सा अधिवेशन होता है, तो आपको याद रखना है चौथा अधिवेशन होता है। इसमें 3 रंग होते हैं, सबसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में आपका सफेद होता है, सबसे नीचे हरा होता है, और बीच में जो हरा है उसमें नीला चक्र होता है। और जो चक्र है ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। और अशोक स्तंभ में क्या है, जो आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। और अशोक स्तंभ में क्या है, ये सारनाथ से लिया गया है। और सत्यमेव जयते जो है, इसका जो प्राचीन काल में जो उल्लेख मिलता है वो मुंडकोपनिषद से मिलता है। अब तिरंगे झंडे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है आपका, 3:2। क्या है, 3:2। अर्थात अगर झंडे की लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई आपकी 2 मीटर होगी। तो इस प्रकार से ये आपका पॉइंट क्लियर होता है। आगे देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया है। क्या किया गया है, प्रारूप समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है, बाबा। तो बाबा का मतलब ये होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया है। और इसमें जो है भीमराव को लेकर कुल 7 लोग रहे हैं। इसलिए कितने सदस्यीय समिति रही है, 7 सदस्यीय समिति रही है। अब प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मसौदा समिति। प्रारूप समिति को क्या कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी आए, या फिर मसौदा समिति आए, या फिर प्रारूप समिति आए। तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर होते हैं। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक इतना समाप्त होता है। तो एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक हम करके पूरा आपका संविधान कंप्लीट करेंगे, और दावा करते हैं बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे। और आपको ये करना है कि 1 या 2 बार देखने के बाद इसको अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा है दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, कल भी एक क्वेश्चन हो गया। जितने भी हमारे वीडियो होंगे सभी वीडियो में जाते जाते एक क्वेश्चन होगा। तो आज हम पूछेंगे कि आसवान बांध ये किस देश में है, किस महाद्वीप में। महाद्वीप बताना आपको, और प्लस नदी का नाम। तो आसवान बांध किस महाद्वीप में है और किस नदी पे है, इस क्वेश्चन का जो जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।